नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस ई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये रीजनिंग का 13वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें रीजनिंग के हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो स्टूडेंट एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ और अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो 3 से अलग आपको दिखेगा। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा गया है? वाष्प। वाष्प का मतलब ये होता है जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो वाष्प फॉर्म में धुएं के तरीके से दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं वाष्प। ठीक है। धुंध का मतलब क्या होता है? धुंध मतलब होता है जब हवा में धूल कण की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं धुंध। ठीक है। ओलावृष्टि। ओलावृष्टि वो होता है जब बारिश के समय जो बर्फ का टुकड़ा गिरता है बारिश के साथ में, वो होता है ओलावृष्टि। ठीक है। कोहरा का मतलब कि ये होता है जो ठंड में आप लोग देखते हैं कि चारों कुहा जैसा दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोहरा। तो इन चारों ऑप्शन में से अलग कौन सा दिख रहा है? ओलावृष्टि। बाकी सब क्या है? वायु है। वाष्प, धुंध और कोहरा क्या है? वायु है। लेकिन ओलावृष्टि क्या है? एक बर्फ का टुकड़ा गिरता है बारिश के समय में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो है रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है आपको? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे राम श्याम का भाई है। ठीक है। तो आपको क्या बताया है पिछले वीडियो में, भाई बहन का रिलेशन क्या होता है? सेम जनरेशन में होता है। ठीक है। राम का भाई कौन है? श्याम। श्याम का भाई कौन है? राम। ठीक है। श्याम का भाई है यहाँ पे राम। तो भाई बहन का रिलेशन हमेशा सेम जनरेशन में होता है। तो ये दोनों के आपस में भाई है। इसके बाद महेश राम का पिता है। महेश कौन है? राम का पिता। तो राम का पिता, तो पिता और पुत्र के बीच में एक जनरेशन का गैपिंग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन है? महेश है। ये हो गया महेश। और महेश कौन है? पिता है राम का। ठीक है। इसके बाद जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। श्याम की पुत्री कौन है? तो श्याम की पुत्री है प्रिया। श्याम की पुत्री, तो यहाँ पे पिता और पुत्री के बीच में भी एक जनरेशन का गैपिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन होगी? प्रिया होगी। ठीक है। श्याम की पुत्री प्रिया है। ठीक है। इसके बाद क्या बोला है कि जगत प्रिया का भाई है। जगत कौन है? प्रिया का भाई। तो भाई बहन के बीच में सेम जनरेशन का गैपिंग होता है। यहाँ पे जगत है। क्या है? जगत प्रिया का भाई है। तो जगत जो है प्रिया का भाई है। बताना क्या आपको? जगत का चाचा कौन होगा? ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे जगत और प्रिया कौन है? भाई बहन है। और प्रिया का पापा कौन है? श्याम है। ठीक है। जगत और प्रिया भाई बहन है और प्रिया का पापा कौन है? तो श्याम है। और श्याम का भाई कौन है? राम है। तो बताना क्या है? जगत का चाचा। तो सिंपल सा, जगत का चाचा कौन होगा? तो जगत का चाचा होगा राम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि इसको आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको बताना है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये क्वेश्चन एनालॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे साइकिल का संबंध है पैडल से, उसी प्रकार कार का संबंध किससे होगा? तो साइकिल कैसे चलता है? तो साइकिल पैडल के सहारे चलता है। साइकिल पैडल के सहारे चलता है। तो कार किसके सहारे चलता है? ऑप्शन देखते हैं। बेलचा, बेलचा होगा नहीं। दरवाजा, कार दरवाजा के सहारे भी नहीं चलता है। हथौड़ा, हथौड़ा भी नहीं होगा। पहिया, जी बिल्कुल ये सही हमारा आंसर होगा। कार जो है पहिए के सहारे चलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है। वेन आरेख दिया गया है। इन वेन आरेख को कौन सा ऑप्शन है जो
इन वर्ड को सूटेबल तरीका से प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे दिया क्या गया है, हवा महल, जयपुर और राजस्थान। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है, हवा महल, राजस्थान और जयपुर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि राजस्थान जो है क्या है, एक राज्य का नाम है। राजस्थान एक राज्य का नाम है और उस राज्य में एक जयपुर क्या है, शहर है, और उस शहर के अंदर क्या है, एक हवा महल, एक क्या है, पैलेस है। ठीक है, पैलेस क्या है, हवा महल है। तो अगर इसको मानते हैं कि राजस्थान है, ठीक है, अब इसी राजस्थान के अंदर एक शहर है जिसका नाम क्या है, जयपुर है, और जयपुर के अंदर क्या है, हवा महल है। तो हमारा ऐसा ग्राफ बन रहा है, वेन आरेख। तो इस तरीके का वेन आरेख कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, दिए गए शब्दों को उसे क्रम में व्यवस्थित करें जिनमें वे डिक्शनरी में आते हैं। इस वर्ड दिया गया है, शब्द दिया गया है, इसको आपको सजा के लिखना है जैसा हमको डिक्शनरी में मिल जाता है। तो कभी भी अगर आपको डिक्शनरी वाला क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाएंगे, इसको समझिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, डियर, डीन, डील, डैड और डेथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि सभी का अक्षर, पहला टेक्स्ट सेम है, तो इन सभी का पहला टेक्स्ट यानी अक्षर क्या है, सेम है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा भी क्या है, सभी का सेम है, सभी में क्या है, ई है। तीसरा देखेंगे, सभी में क्या है, ए है। ठीक है, अब आते हैं चौथा पे। चौथा में क्या है, आर, एन, एल, डी और टी। तो इन पांचों में से सबसे पहले कौन आता है, आर, एन, एल, डी और टी। तो इनमें से सबसे पहले कौन आता है, डी आता है। सबसे पहले डी। डी कितना नंबर पे है, तो डी है 4 नंबर पे। अब हमारा 4 नंबर ऑप्शन का काम खत्म हो गया। अब आइए इसके बाद आर, एन, एल और टी। तो इन चारों में से सबसे पहले कौन आता है, आर, एन, एल और टी। तो सबसे पहले आता है एल आता है। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर ये हो गया। अब 3 नंबर भी हमारा ऑप्शन, 3 नंबर भी हमारा खत्म हो गया। अब बचा आर, एन और टी। तो आर, एन, टी में सबसे पहले कौन आता है, तो एन आता है। तो ये हमारा 2 नंबर भी खत्म, ये हो गया 2। बचा आर और टी। तो आर और टी में सबसे पहले कौन आता है, आर आता है। तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब बचा सिर्फ 5। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। 43,215। 43,215 कौन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि डिक्शनरी वाले क्वेश्चन को भी आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सीख गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। एक सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस में आपको ये बताना है कि जहाँ पे नंबर खाली है वहाँ पे क्या हम लोग फिल कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर लिखिए 142, 150, फिर 123, 187, 62 और यहाँ पे तो आपको बताना है। तो क्या ये नंबर किसी का स्क्वायर आपको लग रहा है, किसी का तो स्क्वायर दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डिफरेंट देखते हैं, इसके बीच में कितने का डिफरेंट है। तो यहाँ पे होगा 8 का डिफरेंट। ठीक है, फिर 150 और 123 के बीच में कितने का डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे होगा आपका 50 और यहाँ पे 27 है तो कितना हो जाएगा, 27 का, 50 और 23 है तो यहाँ पे 27 का डिफरेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद 123 और 187 के बीच में डिफरेंट देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 64 का अंतर। इसके बाद 187 और 62 के बीच में कितने का डिफरेंट है ये देखेंगे। तो यहाँ पे 187 माइनस 62, तो ये हो जाएगा आपका 125 और बचा 62 और यहाँ पे तो आपको निकालना ही है। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर देखने से आपको कोई आइडिया मिल रहा है, 8, 27, 64, 25। तो ये सभी नंबर क्या है, ये है 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है।
तो सीक्वेंस देखिए 2 3 4 5, तो अगला नंबर 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। अब यहाँ पे अगला नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग? तो सिंपल सा है, 62 और 216 को ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा? 62 और 216 278। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सीख लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह बाएं से दाएं क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। एक सीक्वेंस दिया गया है, एक अक्षर का सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस कैसे है? तो बाएं से दाएं की तरफ ये सीक्वेंस आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें आपको ये बताना है कि क्रम के हिसाब से कौन सा ऑप्शन हमारा सूटेबल होगा। तो सबसे पहले देखिए कि किस क्रम के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है जे के एल एम एन ओ, फिर जे के एल एम एन ओ, फिर जे के, तो यहाँ पे ब्लैंक जगह पे क्या होगा? के होगा। के एल एम एन ओ, जे के एल एल एम एन ओ, फिर जे के एल एम एन ओ। कहाँ तक हमको जाना है? जे के एल एम एन ओ, यहाँ तक। जे से स्टार्ट करना है और ओ पे खत्म करना है। तो कौन सा? सिंपल सा के एल एन ओ, कौन सा ऑप्शन है? के एल एन ओ, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो यहाँ पे आपको 3 फिगर दिख रहा है ना। देखिए अगर इसको पार्ट बाई पार्ट कीजिएगा तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से 3 फिगर आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले एक फिगर में काउंट कीजिए कि कितना ट्रायंगल बन सकता है। तो ये यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये आपका ये रहा, इस तरीके से स्क्वायर है और इसके अंदर ट्रायंगल कितना है पहले इसको काउंट कीजिए। 1 2 3 4, 4 के बाद ये रहा और ट्रायंगल, काउंट कीजिए इसको। 4 के बाद ये 5वां नंबर ट्रायंगल, ठीक है। फिर ये 6ठा नंबर ट्रायंगल, फिर ये 7वां नंबर ट्रायंगल, ठीक है। फिर ये आपका 8वां नंबर ट्रायंगल। यानी इस फिगर में 8 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। इस फिगर में 8 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ऐसे कितने फिगर हैं? 1 2 3, ऐसे 3 फिगर हैं। तो 8 तरीके 24, तीनों को मिला के कितना ट्रायंगल बनेंगे? तो 24 ट्रायंगल। तो ऐसा दिख रहा है। इसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे आइए फ्रेश से। अब काउंट कीजिए कितना होगा। अभी आपको अब इसको अगर साथ में एक साथ लेके चलते हैं तो यहाँ देखिए, ये रहा एक और ट्रायंगल, है ना। एक ट्रायंगल ये है, इसके बाद एक ट्रायंगल ये भी है। तो 2 ट्रायंगल तो यही हो गए। तो 24 प्लस 2। इसके बाद अभी और ट्रायंगल आपको और ढूंढिए, और मिलेगा 2 ट्रायंगल और। यहाँ से एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है। इसके बाद ये ट्रायंगल एक और मिल जाएगा आपको यहाँ से, ये रहा एक और ट्रायंगल। तो 2 और ऐड कर लीजिए। तो 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है साइकिल पर सवार एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ कर दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर सवारी करता है, ठीक है। कोई पर्सन है, साइकिल पर बैठकर दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। तो इसका ग्राफ समझिए क्या होता है। इस ग्राफ में ये होता है पूर्व, ठीक है, ये होता है पश्चिम, और इसके ऊपर होता है उत्तर,
और नीचे होता है दक्षिण। इसको समझ गए। अब जो पर्सन है वह किसी बिंदु से चलता है और दक्षिण की तरफ 4 किलोमीटर सवारी करता है। तो दक्षिण कहाँ है? नीचे की तरफ है ना, दक्षिण है नीचे। तो यहाँ से दक्षिण गया वो 4 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अगर इसका फेस नीचे की तरफ है तो बाईं ओर का मतलब ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? यहाँ से घड़ी का सुई जैसे चलता है उसके ठीक उल्टा। तो यहाँ पे बाईं ओर मुड़ेगा तो 2 किलोमीटर और चलेगा। फिर उसके बाद क्या कहता है फिर उसके बाद पुनः अपने दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर सवारी करता है। अब इसका फेस यहाँ पे है तो यहाँ से फिर वो दाहिने मुड़ता है, यानी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज फिर यहाँ से नीचे मुड़ की तरफ मुड़ेगा, दाहिने 4 किलोमीटर और मुड़ जाएगा। तो अब क्या बताना है आपको? बताना है तो वह किस दिशा में चल रहा है। इसका फेस जब नीचे की तरफ है यहाँ पे, तो नीचे की तरफ कौन होता है? तो दक्षिण होता है। इसका फेस दक्षिण की तरफ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है कि जिस प्रकार सुई का संबंध है दर्जी से, उसी प्रकार पेन का संबंध किससे होगा? स्याही नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, लेखक। सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।